तो दोनों बंदे एक ही रेमेडी ट्राई कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि किस तरीके से एक ही रेमेडी दोनों पे काम करेगी। अब चलते हैं हेयर लॉस की ट्रीटमेंट की तरफ, जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। मोस्टली जो फीमेल्स होती है बहुत टाइट पोनी टेल बांधती है, उससे होता यह है कि आपको हेयर फॉल ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है जिस सबका आपको बेसब्री से इंतजार था और जो बहुत ही ट्रेंड में है, दिस इज रोजमेरी ऑयल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में हेयर रेमेडीज ट्राई की है, लेकिन उनका हेयर फॉल खत्म नहीं हो रहा। तो अगर आप भी कोई ऐसे इंसान है जिसने बहुत सारी रेमेडीज ट्राई कर ली, हर एक टोटका अप्लाई कर लिया, लेकिन हेयर लॉस खत्म नहीं हो रहा, साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि कोई नई हेयर रेमेडी ट्राई करते हैं तो उससे हेयर फॉल और बढ़ जाता है, तो आज की वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई है हेयर फॉल की ऐसे कॉजेज जो शायद आपको कभी पता भी नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ बात समझने वाली है कि अगर किसी को जेनेटिक हेयर लॉस है, यानी आपकी फैमिली में ही हेयर लॉस की शिकायत चलती आ रही है, अब वो भी अपने सर पे अनियन घिस रहा है, दूसरी तरफ अगर किसी को स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, हार्मोन की वजह से हेयर लॉस हो रहा है और वो भी अपने सर पे अनियन घिस रहा है, तो दोनों बंदे एक ही रेमेडी ट्राई कर रहे हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि किस तरीके से एक ही रेमेडी इन दोनों पे काम करेगी। कर ही नहीं सकती, राइट? आपको ये बहुत जरूरी है जानना कि आपके हेयर लॉस की वजह क्या है। अगर आपको कॉज पता चल जाती है ना, तो ट्रीटमेंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप पहले कॉजेस को जान लीजिए, कौन से टाइप का आपको हेयर लॉस हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, फिर ही आप उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बीमारी का पता ही नहीं होगा तो उसका इलाज आप कैसे कर रहे हैं। अब रिकमेंडेड तो यही है कि अगर आपको हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। लेकिन आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में ना ही हमारे पास कोई ज्यादा रिसोर्सेस है, ना ही हमें पैसे खर्च करने हैं और ना ही हमारे पास ज्यादा टाइम है, तो अब इसका इलाज कैसे करें? इसका इलाज सिर्फ ये कर सकते हैं कि आज की वीडियो में बताए गए जो भी मैं आपको रीजंस बताऊंगी वो आप अपने अंदर एनालाइज कीजिए कि आपको वो रीजंस है कि नहीं। बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊंगी कि हेयर लॉस की क्या क्या कॉजेज होती है, जिससे आप घर बैठे जान सकते हैं कि आप में वो कौन से कॉज हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि कौन से असेसमेंट और ब्लड वर्क आपको कराने चाहिए और उसके क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। हम इसकी एग्जांपल बहुत इजी लेते हुए चलेंगे ताकि हमारा इंटरेक्शन हो सके। आप बनेंगे मेरे पेशेंट और मैं बनूंगी आपकी डॉक्टर। तो समझे कि आप मेरे पास आए हैं शिकायत लेके। तो सबसे पहले अगर पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उससे ये पूछती हूँ कि ये हेयर फॉल या हेयर लॉस आपको स्टार्ट कहाँ से हुआ है? क्या ये सर से स्टार्ट हुआ है? अगर तो सर से स्टार्ट हुआ है तो कौन सी जगह से? क्या ये फ्रंट से स्टार्ट हुआ है, बैक से स्टार्ट हुआ है, या वर्टेक्स जिसे हम ये हिस्सा बीच का हिस्सा कहते हैं यहाँ से स्टार्ट हुआ है? सेकेंडली, क्या ये हेयर फॉल आपके आईब्रोज में भी हो रहा है कि नहीं? हेयर फॉल की कभी भी कोई एक वजह नहीं होती। हमारे बॉडी में जितने ऑर्गन्स होते हैं वो एक साथ काम करते हैं और कभी कभी 2 से 3 वजहें भी मिलकर हमारा हेयर फॉल कर रही होती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि बॉडी में कौन सा ऑर्गन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है। जैसे कि अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, इन्फेक्शन की, इमोशनल स्टेट, केमिकल्स, मेडिसिन या कोई ऐसी ऑटोइम्यून कंडीशन, ये सारी बातें बहुत मुश्किल हो जाती है अगर हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो इतने मेडिकल जार्गन्स यूज करते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता। लेकिन फिकर नॉट, आज की वीडियो में मैं डॉक्टर मदिया भायानी आपको बताऊंगी ये सारी बातें बहुत ही आसान अल्फाज में। हिस्ट्री में सबसे पहले ये बात जानने के बाद कि आपको कौन से बॉडी पार्ट से हेयर लॉस स्टार्ट हो रहा है, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इसके साथ दूसरे सिम्टम्स क्या हैं। क्या आपको सर पे इचिंग होती है या क्या आपको हेयर फॉलिकल्स में पेन यानी दर्द होता है? इसके साथ साथ आप कौन से हेयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? काफी हेयर प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि सेफ टू यूज होते हैं और काफी ऐसे होते हैं जो कि सेफ नहीं होते। क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री में हेयर लॉस की कंप्लेन है कि नहीं? क्या इसका कोई जेनेटिक ताल्लुक तो नहीं है? और साथ ही साथ आप कोई क्रैश डाइट तो नहीं कर रहे? क्रैश डाइट हेयर लॉस का बहुत कॉमन रीजन है यंगस्टर्स में और मिडिल एज लोगों में। एंड ऑफ कोर्स स्ट्रेस। स्ट्रेस एक ऐसी मेन कॉज है आपके हेयर लॉस की जो कि पहले तो टेम्पररी होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ परमानेंट में शिफ्ट हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि आपकी लाइफ हिस्ट्री में, लाइफ पैटर्न में आजकल क्या न्यू चेंजेस आए हुए हैं। जहां तक बात रही इसके असेसमेंट की, तो हम देखते हैं हेयर लॉस पैटर्न। इसकी पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं ताकि हम जान सके कि किस किस्म का हेयर लॉस आपको चल रहा है। यही चीज अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो हेयर लॉस पैटर्न रिकॉग्निशन के साथ साथ आपके बालों की बायोप्सी भी करा सकते हैं। लेकिन ये बात जानना बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट आप भी अगर ये बात पे गौर करेंगे तो जान सकेंगे कि क्या पैटर्न रिकॉग्निशन है और किस वजह से आपको अपना हेयर लॉस हो रहा है।
पहला है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। अगर ये मेल में होता है तो इसे हम मेल पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं और ये होता है इधर वर्टेक्स में बीच की साइड पे और फ्रंटो टेम्पोरल यानी आगे की और इस साइड पे होता है। आपने अक्सर मेल्स में ये देखा होगा। अगर ये फीमेल्स में हम बात करें तो फीमेल्स में होने वाले एंड्रोजेनिक एलोपेशिया को कहते हैं फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। इसमें आगे की जो ये लाइन होती है ये तो प्रिजर्व होती है, इसको कुछ भी नहीं होता, लेकिन आगे की लाइन के बाद ये जो बीच की मांग होती है, जो बीच का पार्टीशन होता है ये चौड़ा होने लगता है, यहां से हेयर थिनिंग होने लगती है और ये जो पार्टीशन होता है ये बहुत ब्रॉड हो जाता है। नेक्स्ट है टिलोजिन इफ्लूवियम। ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों हो सकते हैं। एक्यूट टिलोजिन इफ्लूवियम वो होता है जो कि कुछ ही महीनों से आपके सर पे बालों का हेयर लॉस कॉज कर रहा हो। जैसे कि इसकी वजहों में शामिल हो सकता है कोई भी रीसेंट वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि कोविड का इन्फेक्शन, या न्यूट्रिशन में कोई चेंज आया हो, या कोई रीसेंट स्ट्रेस हुआ हो और उसमें हेयर लॉस आपको हो रहा हो। लेकिन ये बात यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि एक्यूट टिलोजिन इफ्लूवियम में सिर्फ 50% से कम ही आपके हेयर के बाल झड़ते हैं। या क्रॉनिक टिलोजिन इफ्लूवियम में भी ये कन्वर्ट हो सकता है जिसमें आपके बाल ग्रेजुअली यानी स्लोली करते हुए कम होना शुरू होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता करके आपके पूरे स्कैल्प को कवर कर लेता है। यहाँ तक कि जो ये पीछे का हिस्सा होता है, यहाँ नीचे का, वहां तक पे गंजपन आने लगता है। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि ये क्रॉनिक टिलोजिन इफ्लूवियम आपको हो रहा हो। अगली जो टाइप है उसमें आपने नोट किया होगा कि ज्यादातर आदमियों में ये जो फ्रंटल हेयरलाइन है यहाँ से बाल जाने लगते हैं। यही चीज अगर औरतों में होती है तो ये फ्रंटल हेयर लाइन तो सही रहती है, प्रिजर्व रहती है, बल्कि उनमें ये आईब्रोज के जो बाल होते हैं ये हल्के होना शुरू हो जाते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं फ्रंटल फाइब्रोसिंग एलोपेशिया। इस कंडीशन को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी सिम्टम्स मेल में और फीमेल्स में बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, हो सकता है ये मिस्टेक आप भी कर रहे हो, ये है ट्रैक्शन एलोपेशिया। इस कंडीशन में जब हम अपने बालों को बहुत टाइटली बांधते हैं, मोस्टली जो फीमेल्स होती है बहुत टाइट पोनीटेल बांधती है, उससे होता यह है कि आपको हेयर फॉल ज्यादा हो जाता है। जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेच होते हैं और जो हेयर रूट्स होती है ना वो इरिटेट हो जाती है और इस वजह से हेयर फॉल ज्यादा हो जाता है। बहुत फैशन में आजकल चला है कि टाइट सी पोनीटेल टॉप की तरफ बांध लो या कोई स्लीक से टाइट से हेयर बैंड बांध लो, लेकिन इससे हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस हेयर फॉल को कहते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। तो अब जब ये हेयर टाइटली आपने बांधे तो आपके हेयर फॉलिकल्स जो वो इरिटेट होंगे और इरिटेशन की वजह से हेयर ग्रोथ रुक जाती है और हेयर लॉस जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप देखें कि किसी ने ऐसी टाइट पोनी बांधी हुई है तो हमेशा उनके यहां से जो बाल है वो आपको कम दिखेंगे और खिंचे खिंचे से दिखेंगे। ये जानना इसलिए जरूरी है कि अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो कि ये ट्रैक्शन एलोपेशिया का शिकार है तो इसको रिवर्स करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप ये जो हेयर स्टाइल बनाते हैं इसको बिल्कुल खत्म कर दें और हमेशा लूज और आगे से रिलैक्स बाल बनाएं। असेसमेंट की अगर बात करें तो मेडिकली तो इसके लिए बायोप्सी, माइक्रोस्कोपी और फोटोग्राफी रिकमेंड की जाती है, लेकिन हम घर में बैठ के क्या कैसे कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से जब कांटेक्ट करेंगे तो क्या क्या चीजें वो नोट करते हैं। सबसे पहले वो नोट करेंगे आपकी नेल्स की कंडीशन, क्योंकि एलोपेशिया एरिएटा जैसे कि हमने डिस्कस किया, एलोपेशिया एरिएटा में आपके जो नेल्स होते हैं वो पिटेड नेल्स होते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट है जो कि आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। इस टेस्ट का नाम है पुल टेस्ट। इसमें ये होता है कि बाल तकरीबन 50 से 60 स्ट्रैंड्स बाल के लेकर इस तरीके से पुल करें और अगर उनमें से 5 भी आपके हाथ में आ गए इसका मतलब है कि आपको एक्टिव हेयर फॉल हो रहा है। और अभी आप करके देखें और मुझे नीचे कमेंट में लिखिए कि क्या वाकई में आपके हेयर पुल करने से क्या 5 या उससे ज्यादा स्ट्रैंड आपके हाथ में आए हैं कि नहीं। अगर आए हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी एक्टिव हेयर फॉल जरूर हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आप जाने कि आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी, फेरेटिन की डेफिशिएंसी, विटामिन D3 की डेफिशिएंसी, कोई हार्मोन स्पेशली प्रोलैक्टिन का इम्बैलेंस होना, ऐसी तो कोई कंडीशन आपको नहीं है, या बाकी हार्मोन जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या टेस्टोस्टेरॉन, जैसे पीसीओएस के पेशेंट में ज्यादातर ये हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, या कोई थायराइड की डिजीज तो आपको नहीं चल रही। अब चलते हैं हेयर लॉस की ट्रीटमेंट की तरफ जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था। पहले बात करते हैं ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट की, यानी जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। नंबर 1 पर है इसका टॉपिकल मिनिडॉक्सिल। इससे मतलब यह है कि जो मिनिडॉक्सिल होता है वो आप डायरेक्ट सर पे अप्लाई कर सकें। क्या आप जानते हैं कि मिनिडॉक्सिल जो है वो सबसे पहले ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बनाई गई थी जो कि वो मुंह से लेते थे, लेकिन उनमें साइड इफेक्ट ये देखा गया कि जो पेशेंट ब्लड प्रेशर के लिए इसे लेते थे उन्हें हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लग गया।
तो साइंटिस्ट ने और रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च करके ये साबित किया कि हम क्यों ना इसकी टॉपिकल एप्लीकेशन बना दे कि आप इसे डायरेक्ट बाहर से ही सर पे लगा दें। उससे ये देखा गया कि हेयर रीग्रोथ बढ़ गई। अब हेयर रीग्रोथ बढ़ती इसलिए है क्योंकि जो आपके बालों का एनर्जिन फेस होता है, यानी जिसमें बाल आपके ग्रो हो रहे होते हैं, ये ग्रोथ फेज बढ़ जाता है। लेकिन ये बात यहाँ पे नोट करने की है कि जब मिनिडॉक्सिल यानी जो रोगेन के नाम से आती है, जब ये मिनिडॉक्सिल रोकी जाएगी तो आपको हेयर फॉल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। साथ ही अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि मिनिडॉक्सिल या रोगेन इस्तेमाल कर रहा है ना, तो ये बहुत जरूरी है वो ख्याल रखे कि ये साइड पे ना लगे ये क्रीम, जो टॉपिकल एप्लीकेशन है, क्योंकि अगर ये साइड पे लग जाती है तो आपको इवन हेयर ग्रोथ यहां भी हो जाती है। नेक्स्ट है कीटोकोनाजोल शैम्पू। ये अगर आप कोई शैम्पू देखेंगे फार्मेसी में तो उसमें नीचे मेंशन होता है कि कीटोकोनाजोल शैम्पू है। अब ये कुछ कीटोकोनाजोल शैम्पू जो होते हैं प्रिस्क्रिप्शन से मिलते हैं अगर ये 2% कंसंट्रेटेड हो, और ओवर द काउंटर यानी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलते हैं अगर ये 1% कंसंट्रेटेड हो। अब ये काम कैसे करते हैं? ये आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को हटाते हैं, सारे इन्फेक्शन को खत्म करते हैं, ये आपके बालों की चौड़ाई है ना डायमीटर को बढ़ाते हैं और थिकनेस को भी इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है जिस सबका आपको बेसब्री से इंतजार था और जो बहुत ही ट्रेंड में है, दिस इज रोजमेरी ऑयल। रिसर्च में ये बात देखी गई कि रोजमेरी ऑयल बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे मिनिडॉक्सिल का मैंने जस्ट आपको बताया, लेकिन जो रिसर्च में अप्लाई किया गया था ना वो इस तरीके से था कि उन लोगों ने 6 महीने तक इससे अप्लाई किया और दिन में 2 दफा अप्लाई किया। थोड़े से उसके ड्रॉप्स लेकर सिर्फ एक कैरियर ऑयल में मिलाया और जहां भी उनके रिक्वायर्ड एरियाज थे वहां पे डालकर हल्का सा मसाज किया गया दिन में 2 दफा फॉर 6 मंथ्स, और फिर देखा गया कि हेयर रीग्रोथ वाकई में हुई और सेम इफेक्ट हुए जो कि मिनिडॉक्सिल में हुए थे। ये काम किस तरीके से करता है? ये आपके सर की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है और साथ ही साथ एक हार्मोन होता है डीएचटी। अब इस डीएचटी का काम ये है कि ये आपके हेयर को रोकता है, हेयर फॉल को कॉज करता है। अब ये जो मेन दुश्मन है, ये जो मेन विलन है ना डीएचटी, ये रोजमेरी उसी को जाके मार देता है। अब जब ये डीएचटी को ब्लॉक कर देता है, डीएचटी को खत्म कर देता है, तो आपका हेयर लॉस भी खत्म हो जाता है और जो न्यू हेयर रीग्रोथ हो रही होती है वो होती रहती है। मैंने अपने चैनल पे एक नहीं बल्कि बहुत किस्म के रोजमेरी ऑयल की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाके क्लिक करके उन सारी रेसिपीज को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये बात यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि ये जितने भी टॉपिकल एप्लीकेशन है, स्पेशली जो ऑयल्स और जो होम रेमेडीज हम करते हैं, ऑल्दो ये बेनिफिशियल है लेकिन ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। अगर आप में कोई अंदर से कमी है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर आपको कोई जेनेटिक रीजन की वजह से हेयर लॉस हो रहा है, या आपको कोई स्ट्रेस की वजह से है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, तो अगर ये कोई भी रीजन है तो उस कंडीशन में आपको ऊपर से किए गए कोई भी रेमेडी से फर्क नहीं पड़ेगा। सपोर्ट जरूर करेगा लेकिन वो हेयर लॉस क्योर नहीं होगा। हेयर लॉस क्योर करने की सबसे बड़ा रीजन यही होगा कि आप देखें कि उसकी कॉज क्या है। तो अगर आपने ये वीडियो देखी है तो मेक श्योर कि आप नोट्स बना लें आपके क्या क्या सिम्टम है और आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, और फिर उस ट्रीटमेंट पे आप अमल कीजिए। और अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन चाहते हैं जो कि प्रिस्क्राइब मेडिसिन हो जैसे स्पाइरोलेक्टोन और बाकी दूसरी जो मेडिसिन है, तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या अपने फिजिशियन से जरूर मिलना चाहिए। अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल पे दिए गए ऐसी रेसिपीज जानना जो कि मैंने रोजमेरी ऑयल के साथ साथ बाकी सपोर्टिव हेयर ट्रीटमेंट भी बताई है, तो आप अभी लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। इन लिंक्स में मैंने आपको हेयर केयर के बारे में सारी ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल बताई है, कौन सा हेयर ऑयल इस्तेमाल करना है और किस तरीके से हेयर मसाज करना है। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोज में। टिल देन बाय बाय।